हेलो स्टूडेंट, मैं शिवानी सोलन आपका वेलकम करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी बुलेट पर। आज हम इस क्लास के अंदर गोल्डन रूल की मैराथन क्लास है ये, जिसके नाम अगर हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। अगर हम बात करें बच्चों, रूल नंबर 1 है कि व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, जब भी आपको दो या दो से अधिक, ठीक है, सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट मिले तो उस केस में आपको ध्यान रखना है जो प्रोनाउन यूज्ड फॉर दैम मस्ट बी इन प्लूरल। जो प्रोनाउन होगा उनके लिए, ठीक है, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला तो ये है कि इसमें एक तो वर्ब को लेकर आता है। क्वेश्चन दो टाइप के आते हैं, एक तो वर्ब को लेकर और दूसरा प्रोनाउन को लेकर। आपको ध्यान रखना है जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट हो, जब भी दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट हो तो वहां पर आप बच्चे ध्यान रखेंगे ये दोनों नाउन कैसे होने चाहिए सिंगुलर, ये दोनों नाउन कैसे होने चाहिए सिंगुलर। तो वहाँ पर आप वर्ब एंड प्रोनाउन इन दोनों को यूज़ करेंगे। ये भी नाउन सिंगुलर और ये भी नाउन सिंगुलर, ये दोनों नाउन सिंगुलर, लेकिन जो सब्जेक्ट होगा वो कैसा सब्जेक्ट बनेगा, दो है तो प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। कैसा बनेगा बच्चों? प्लूरल सब्जेक्ट। एंड प्लूरल सब्जेक्ट के बेसिस पे जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल और प्रोनाउन जो होगा वो भी प्लूरल यूज़ होगा। एग्ज़ाम में वर्ब से रिलेटेड एरर भी आती है, एग्ज़ाम में प्रोनाउन से रिलेटेड भी एरर आती है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों को जो आप यूज़ करेंगे, दोनों को जो आप यूज़ करेंगे वो हमेशा प्लूरल केस में यूज़ करेंगे। देखिएगा कैसे। जैसे इसमें बोला है कि बोथ राजू एंड रवि, राजू एंड रवि, ये भी सिंगुलर नाउन है और ये भी सिंगुलर नाउन है, दोनों प्रॉपर नाउन है। और एंड किससे कनेक्ट है? ये एंड से कनेक्ट है, दोनों एंड से कनेक्ट है। अब आफ्टर दैट अगर हम हैव की बात करें तो हैव क्या हमारी वर्ब ऑलरेडी प्लूरल है। बट अगर हम हिज की बात करें, प्रोनाउन की बच्चों, तो ये हिज प्रोनाउन कैसा प्रोनाउन है? सिंगुलर। कैसा प्रोनाउन है? सिंगुलर। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम जो प्रोनाउन है उसको सिंगुलर फॉर्म में यूज़ नहीं करेंगे, हम उसको यूज़ करेंगे प्लूरल में। चाहे लिविंग हो या फिर नॉन लिविंग हो, जब भी आप बच्चे मोर देन वन की बात करेंगे, मोर देन वन की, एक से अधिक की, मोर देन वन, उस केस में आपको ध्यान रखना है हम दे के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। उस केस में आपको ध्यान रखना है हम दे प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हम हिज को किससे रिप्लेस करेंगे? देयर से। हिज को किससे रिप्लेस करेंगे? देयर से। तो जो करेक्ट होगा वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? देयर होमवर्क। क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, दो के अकॉर्डिंग वर्ब करेक्ट है, दो के अकॉर्डिंग वर्ब करेक्ट है, और वहाँ पर हमारा जो प्रोनाउन होगा वो भी कैसा जाएगा? प्लूरल जाएगा। तो ये हिज क्या हमारा सिंगुलर, और हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज़ नहीं करेंगे। हम किस प्रोनाउन का यूज़ करेंगे? प्लूरल प्रोनाउन का। तो यहाँ पर हमने दे का कौन सा केस यूज़ करना है? पॉसेसिव, तो देयर आ जाएगा। इतना क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आते हैं। आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, बिकॉज मैं बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स कराऊंगी आपको इस मैराथन क्लास में। जितने भी रूल्स आपके एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं उन्हीं रूल्स को आज की हम इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन आपका CHSL 2022 का क्वेश्चन है। फातिमा एंड सना हैज़ बोथ टेकन द वैक्सीन। अगेन ये भी नाउन, कैसा? सिंगुलर। ये भी नाउन,
कैसा, सिंगुलर। और ये दोनों किससे कनेक्ट है, एंड से। ये दोनों किससे कनेक्ट है, एंड से। अब पॉइंट आता है कि आफ्टर दैट ये जो हैज़ है, ये वर्ब कैसी है, सिंगुलर। और हम सिंगुलर वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे, हमें वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल। हमें वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल। तो प्लूरल सेम केस में जो प्लूरल होगी वो हैज़ की जगह क्या आ जाएगी, हैव। अच्छा ये क्लियर है सभी को, वॉज नहीं आ सकती, वॉज भी सिंगुलर है। अब आपके माइंड में डाउट होगा वर्ब भी प्लूरल है, आर भी प्लूरल है, तो फिर हम इन दोनों को क्यों नहीं लगा सकते। तो आपको ध्यान रखना है कि जो टेंस दिया गया होगा आप उसी को ही चेंज करते हैं। आप टेंस को बच्चों तब तक बदल नहीं सकते जब तक कोई एडवर्ब ऑफ टाइम टेंस को चेंज करने के लिए ना दिया गया हो, तब तक आप उसको चेंज नहीं कर सकते। इस चीज़ को आप बच्चे बहुत ध्यान से समझ लेना, ठीक है। जब तक एडवर्ब ऑफ टाइम आपको टेंस बदलने के लिए ना दिया गया हो तब तक आप उसको चेंज नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। तो यहाँ पर हम हाफ के बेसिस पे आंसर ऑप्शन टिक करेंगे, सेकेंड। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। एक और क्वेश्चन देखो जरा। विकी एंड दीपा ट्राइज देयर लेवल बेस्ट टू रन फ्रॉम द रिचुअल। अब ये सीपीओ प्री का क्वेश्चन है। देखो सेम चीज़ सीएचएसएल में है, सेम चीज़ सीपीओ में है, सेम चीज़ सीजीएल में है। रूल चेंज नहीं होता, रूल सेम होता है। वही रूल आपका एमटीएस पूछेगा, वही रूल सीएचएसएल पूछेगा, वही रूल सीजीएल पूछेगा, वही रूल सीपीओ पूछेगा। यानी कि अगर हमें रूल क्लियर है तो हमारे लिए कोई भी एग्ज़ाम देना डिफ़िकल्ट नहीं होगा। हम हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को ईजिली कर सकेंगे। तो इसके लिए आपको हर एक रूल क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगेन हम यहाँ पर एंड की बात कर रहे हैं और एंड कनेक्ट कर रहा है विकी, ये भी सिंगुलर नाउन है, और दीपा ये भी सिंगुलर नाउन है। दोनों सिंगुलर नाउन है, दोनों ही सिंगुलर नाउन है। और दोनों सिंगुलर नाउन किससे कनेक्ट है बच्चों, एंड से। दोनों सिंगुलर नाउन किससे कनेक्ट है बच्चों, एंड से। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो ट्राइज है ये कैसी वर्ब है। हमें ये क्लियर है कि देयर जो है प्रोनाउन, ये हमारा कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल। ये कैसा प्रोनाउन है, प्लूरल। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, ये करेक्ट है। क्या यहाँ पर ये जो वर्ब दी गई है ये करेक्ट है, क्या ये वर्ब दी गई है ये करेक्ट है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी ग्रामर में बच्चों वर्ब में एस और एस देखें आप सभी बच्चे, सबसे पहला पॉइंट तो आप बच्चे ये समझ लें एस और एस वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म में लगता है। एस और एस वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म में लगता है। जब भी फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगता है तो ये वर्ब को सिंगुलर बनाएगा, ये वर्ब को सिंगुलर बनाएगा। इतना क्लियर हो गया। जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और एस लगता है तो ये वर्ब को सिंगुलर बनाता है बच्चों। ये वर्ब को कैसा बनाता है, सिंगुलर। और नाउन में लगता है तो ये नाउन को प्लूरल बनाता है। नाउन में लगता है तो ये नाउन को प्लूरल बनाता है। ये आप बच्चे ध्यान रखेंगे। वर्ब में लगेगा तो वर्ब को सिंगुलर बनाएगा, नाउन में लगेगा तो नाउन को प्लूरल बनाएगा। अब आप बच्चों को ध्यान रखना है, यहाँ पर आपने ट्राई में ईएस देखा, ट्राई में ईएस देखा तो यहाँ पर वर्ब कैसी हो गई बच्चों, सिंगुलर। और जब दो सिंगुलर नाउन एंड से कनेक्ट हैं तो ये कैसे सब्जेक्ट को बना रहे हैं, प्लूरल। तो हमें वर्ब कैसी चाहिए, प्लूरल। तो प्लूरल बनाने के लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, एस और एस हटाना पड़ेगा। और एस और एस केवल एक ही ऑप्शन में हटा हुआ है और वही हमारा आंसर ऑप्शन बन जाएगा, दैट इज ट्राई देयर लेवल बेस्ट। ट्राई देयर लेवल बेस्ट इज़ द करेक्ट वन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, ट्राई देयर लेवल बेस्ट इज़ द करेक्ट वन। यहाँ तक डाउट है आप में से किसी स्टूडेंट को, ठीक है। तो ये ट्राई देयर लेवल बेस्ट इज़ द करेक्ट वन। आई होप आप सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गया होगा। इसको उतार लेना, हर एक पॉइंट को आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से लिखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आते हैं, टू कंजंक्शंस शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस। आपको ध्यान रखना है कभी भी किसी भी एक सिंगल सेंटेंस के अंदर हम दो दो कंजंक्शंस का यूज़ नहीं करते। एंड भी आ रहा है, बट भी आ रहा है,
नॉर भी आ रहा है, और भी आ रहा है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि दैट भी आ रहा और इफ़ भी आ रहा है। हम इस तरह से कभी भी किसी भी सेंटेंस में दो दो कंजंक्शंस को एक साथ यूज़ नहीं करते। इतना क्लियर हो गया। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आता है, जैसे ऑल्दो शी वॉज टायर्ड बट शी स्टिल वेंट ऑन वर्किंग। आप बच्चों को एक चीज़ हमेशा ध्यान रखते हैं, ये मैं अभी आपको एक क्वेश्चन कराऊंगी प्रीवियस ईयर्स का सीजीएल का, उसके अंदर भी आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको ध्यान रखना है, सबसे पहला पॉइंट ऑल्दो की बात करें, जहाँ पर भी ऑल्दो या फिर दो आता है, जहाँ पर भी बच्चों आपको ऑल्दो या फिर दो मिले, तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे उस केस में हम यूज़ करते हैं कंजंक्शन येट को, या फिर हम येट नहीं लगा सकते तो फिर हम सीधा कॉमा लगाते हैं। बट ऐसा नहीं होता कि हम येट भी लगा रहे हैं कॉमा भी लगा रहे हैं, बट तो आता ही नहीं ऑल्दो के केस में। तो एक ये भी रूल है आपका कि ऑल्दो और दो के साथ येट आता है, येट नहीं है तो वो सिंपल कॉमा को लेकर आएगा। बट ऐसा कभी नहीं होगा बच्चों कि कॉमा भी आ रहा है और येट भी आ रहा है, कॉमा भी आ रहा है बट भी आ रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ऑल्दो एंड दो, ये वही ऑल्दो है जिसको आपने यद्यपि के नाम से पढ़ा होगा, यद्यपि के नाम से पढ़ा होगा। तो जब भी ये आपको सेंटेंस में मिलता है तो आप उस केस में या तो येट को यूज़ करो या सिंपल आप कॉमा का यूज़ करो। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। तो यहाँ पर यही दे रखा है, कॉमा के साथ साथ बट भी दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है ऑल्दो बट को लेकर तो आता ही नहीं है, तो सीधा क्या यूज़ हो जाएगा, कॉमा। सीधा क्या यूज़ हो जाएगा, कॉमा। इस पे एक और क्वेश्चन देखना सभी बच्चे, ऑल्दो दीज बुक्स आर नॉट यूजफुल बट दी स्टूडेंट्स बाय देम बिकॉज देयर सीनियर्स डिड सो। कभी कभी ऐसा हो जाता है, देखो आजकल ऐसा ही चल रहा है, देखा देखी में चीज़ें की जाती हैं, हम नहीं देखते कि वो चीज़ हमारे लिए यूज़फुल है भी या नहीं। हम भेड़ चाल में चलना बहुत पसंद करते हैं, हमें ऐसा लगता है भेड़ चाल में चल रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, कि जिस और भीड़ भाग रही है उसी और हम भी भाग रहे हैं। सेम क्वेश्चन के अंदर यही है कि बुक्स यूज़फुल नहीं है लेकिन फिर भी बच्चा खरीद रहा है, क्यों? क्योंकि उनके सीनियर्स ने ऐसा करा है। तो ऐसा ही होता है ना, हम दूसरों को देखते हैं, अच्छा उसने ये ज्वाइन करा है चलो हम भी उसको ज्वाइन कर लेते हैं। हम देखते हैं उसने दूसरे ने ये बुक खरीद ली, हम कभी भी चेक नहीं करना चाहते, हमें टाइम ही नहीं है चेक करने का। जो कि चीज़ें क्या होती हैं पहले चेक करनी है, क्योंकि हमारा फ्यूचर का सवाल है, चीज़ों को चेक करो, तो चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर भी वही केस है कि ऑल्दो को देखा तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आप बट का यूज़ नहीं करेंगे। ऑल्दो के केस में या तो येट आता है या फिर कॉमा आता है, और इसी येट और कॉमा के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन सेकेंड टिक करेंगे। आप आंसर ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे बच्चों, सेकेंड। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। देखो ये मैराथन क्लास मैं आप स्टूडेंट की डिमांड पर ही लेकर आई हूँ, इसीलिए मैंने ये रखी है क्लास, ताकि स्टूडेंट्स के रेगुलर मैसेजेस आ रहे थे और एक दिन नहीं बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं गोल्डन रूल को लेकर, तो इसीलिए ये मैराथन क्लास रखी है। तो आप बच्चे बिल्कुल कनेक्ट रहें क्लास में और चीज़ों को समझे, हर एक पॉइंट को समझे, क्योंकि हर एक गोल्डन रूल आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको हर एक रूल को बहुत ध्यान से सीखना है। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट की बात करें, ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड बट दे कुड नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक विदाउट द हेल्प ऑफ द टीचर। बिल्कुल करेक्ट। देखो ऐसा होता है कि हमें हर एक पर्सन को एक टीचर की ज़रूरत होती है, गुरु की ज़रूरत हमेशा पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पर भी वही पॉइंट है कि वो नहीं समझ पाएगा टॉपिक को, नहीं समझ सकता कि बिना किसकी हेल्प के, टीचर की हेल्प के। ये सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 13/8/2021, जो मैंने अभी आपको समझाया था कि इस पे क्वेश्चन भी आ रखा है आपके एग्ज़ाम में, और ये सीजीएल में आ रखा है, और वो भी 2021 के अंदर ही। हमें कॉमा भी दे दिया, बट भी दे दिया, कॉमा भी दे दिया, बट भी दे दिया, और हम जानते हैं कि जहाँ ऑल्दो आता है वहाँ पर हम बट का यूज़ नहीं करते, या तो हम येट लगाते हैं या फिर हम सिंपल कॉमा का यूज़ करते हैं। तो अब आप देख सकते हो कि कॉमा कितने ऑप्शन में दे रखा है, तो कॉमा दे रखा है आपको कितने ऑप्शन में, 2। कॉमा कितने ऑप्शन में दे रखा है, 2। बाकी नो सब्सटीट्यूशन इसलिए ख़त्म हो जाएगा बिकॉज बट इनकरेक्ट है, तो हमें रिप्लेसमेंट की ज़रूरत तो है,
फोर्थ इसलिए ख़त्म हो जाएगा बट आ रहा है, तो ये भी ख़त्म। अब पॉइंट आता है कि हम फर्स्ट को टिक करें आंसर या फिर हम लोग थर्ड को टिक करें। हमें दे रखा ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड दे रखा है और यहाँ पर हैड स्टडी डाल दिया, हैड स्टडीड डाल दिया, तो ये भी गलत, और बट भी दे रखा है, ये भी गलत। तो इसीलिए हमारा जो आंसर ऑप्शन होगा वो थर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल्दो द चिल्ड्रन स्टडीड हार्ड, कॉमा, they could not understand the topic without the help of the teacher। इतना क्लियर हो गया आप सभी स्टूडेंट को? डाउट है यहाँ तक आप में से किसी स्टूडेंट को? तो सेम पॉइंट पर आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है, सेम पॉइंट पर आपके एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ तक डाउट है बच्चों किसी को? नेक्स्ट आते हैं। Both should be used by and, it should be used in the positive sense and in the negative sense neither nor should be used in the place of both। देखो जहाँ पर भी आप बच्चों को both मिले, इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में समझ लो, आपको ध्यान रखना उसके साथ and का यूज़ होगा, और both and के साथ पॉजिटिव सेंस में आता है, ठीक है। नेगेटिव है तो फिर नाइदर नॉर आएगा, नाइदर नॉर, ना तो ये और ना ही ये। देखो किस तरह से, बोथ रवि एज वेल एज राजा वर प्रेजेंट देयर। हमने यहाँ पे रवि और राजा को देखा, उस रवि और राजा से पहले क्या दे रखा है? बोथ। तो बोथ के केस में आपको ध्यान रखना है हम एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, ठीक है, बिसाइड्स, लाइक, अनलाइक, इनका यूज़ नहीं करते, ठीक है। हम किसका यूज़ करेंगे? एंड का यूज़ करेंगे। तो ये एज वेल एज इनकरेक्ट है, एंड आ जाएगा। बोथ रवि एंड राजा वर प्रेजेंट देयर। तो हमने जैसे ही बोथ को देखा तो बोथ के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एंड। बोथ के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? एंड। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक आप में से किसी बच्चे को? अब देखो एक क्वेश्चन भी देख लो, प्रीवियस क्वेश्चन। उससे पहले क्वेश्चन देखो, बोथ द रिच अलॉन्ग विद द पुअर आर affected equally when prices of petrol and diesel, when the prices of petrol and diesel increase। आपको ध्यान रखना है कि जैसे ही आपने देखा बोथ को, तो बोथ कनेक्ट कर रहा है द रिच और द पुअर। मैंने कल ही गोल्डन रूल की क्लास में ये कराया था कि जब भी पुअर से पहले, पुअर एडजेक्टिव है, पुअर एडजेक्टिव है, और पुअर से पहले जब भी आर्टिकल द आता है तो उस केस में वो उसको पीसीएन बना देगा। पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। उस केस में वो उसको पीसीएन बना देगा। पीसीएन का मतलब होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, तो उस केस में दोनों पीसीएन को जो कनेक्ट करने का काम है, ठीक है, वो बोथ के केस में कौन करेगा? अलोंग विद नहीं करेगा, वो कौन करेगा? एंड करेगा। और इसी एंड के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट। हम यहाँ पर अलोंग विद की जगह क्या यूज़ करेंगे? एंड। अलोंग विद की जगह क्या यूज़ करेंगे? एंड। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं बच्चों। देखिएगा जरा ये क्वेश्चन, ही इज़ बोथ डिलीजेंट डैश एफिशिएंट, ठीक है। डिलीजेंट समझते हो ना, जो आप बच्चे हैं, आप बच्चे जो भी क्लासेस आपको मिलते हैं एसएससी बुलेट पर, आप रेगुलर क्लासेस अटेंड करते हो, उसके मैसेजेस भी आते हैं कि मैम हम नोटबुक बना रहे हैं, जो बहुत अच्छा लगता है अगर टीचर आपके साथ मेहनत कर रहा हो और आप भी उस टीचर के साथ उतनी ही मेहनत कर रहे हो, यानी कि मेहनत के साथ आप पढ़ रहे हो। टीचर मेहनत क्यों कर रहा है? ताकि बच्चे सीख सके और बच्चा उस मेहनत को समझे और उसके बाद उस मेहनत का रिजल्ट दे, तो उससे बेस्ट कुछ भी नहीं हो सकता एक टीचर के लिए। तो अगर आप बच्चे नोट्स बना रहे हो, उसी नोट्स को लेकर आप मेरे को बार बार मैसेज डालते हो कि गोल्डन रूल्स की क्लास, तो यही तो चीज़ें हैं जो बार बार मुझे पुश करती हैं कि नहीं, मुझे आपको सारी चीज़ें करानी है बिफोर एग्ज़ाम, ठीक है। तो क्योंकि मैं आपके डेडिकेशन देखती हूँ कि आप मुझे ये बोलते हो कि हम नोट्स बना रहे हैं, तो प्रॉपर तरीके से नोट्स क्यों बना रहे हो, इट मीन्स कहीं ना कहीं
आप चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हो, और होना भी चाहिए, ये फ्यूचर का सवाल है आपके। तो यहाँ पर पॉइंट क्या है, तो आप बच्चे जो इतना ज़्यादा सीरियस और इतना सीरियसली तरीके से कर रहे हो, बिकॉज यू ऑल आर हार्ड वर्किंग, आप सभी बच्चे बड़े ही मेहनती बच्चे हो, हार्ड वर्किंग हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग बच्चे हो, मेहनती। इसी को हम एसिडियस भी बोलते हैं, इसी को हम एसिडियस भी बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा मेहनती लोग होते हैं, जो कठिन परिश्रम करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या देखा बच्चों, बोथ। तो बोथ के केस में आपको ध्यान रखना है, हम सिर्फ और सिर्फ एंड का यूज़ करेंगे, हम ऑल्सो, येट या फिर बट का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे ही बोथ को देखेंगे तो हम हमेशा यूज़ करेंगे एंड को। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नो सूनर शुड बी फॉलोड बाय देन, नॉट बाय बट और देन। देखो इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, कोई भी पेपर उठा लो एसएससी का, चाहे सीएचएसएल उठा लो, सीजीएल उठा लो, सीपीओ उठा लो, एमटीएस उठा लो, कोई भी पेपर उठाओ, चाहे स्टेनो का उठाओ, इस पे क्वेश्चंस हमेशा मिलेगा आपको। नो सूनर का एक सिंपल सा एक रूल है, डायरेक्ट क्वेश्चन है इस पे, और एक ही पॉइंट को लेकर आता है नो सूनर को लेकर, कि नो सूनर जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर कंपैरेटिव कनेक्टर देन आता है, THAN देन। ये देन वही है जो कंपैरेटिव होता है, कंपैरिजन में यूज़ होता है, यानी कि कंपैरेटिव कनेक्टर देन का यूज़ होता है विद नो सूनर, कंपैरेटिव कनेक्टर देन का यूज़ होता है विद नो सूनर। हम कभी भी THEN देन, कभी भी बट का यूज़ नहीं करते। जब भी नो सूनर आता है तो वो हमेशा THAN देन को लेकर आता है, वो हमेशा THAN देन को लेकर आता है, नो सूनर। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिएगा, नो सूनर डू आई फिनिश दिस वर्क, दिस बुक, देन आई शैल बिगिन अनदर। हमने जैसे ही नो सूनर को देखा तो आपको ध्यान रखना है, हम THEN देन का यूज़ नहीं करेंगे, हम THAN देन का यूज़ करेंगे। हम किसका यूज़ करेंगे? THAN देन, और उसी के बेसिस पर हम इसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, देखो एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है बहुत, नो सूनर हैड शी रियलाइज्ड हर ब्लंडर दैन शी बिगिन टू टेक करेक्टिव मेजर्स। बहुत बार ऐसा हो जाता है कि इंसान जब तक उसको खुद रियलाइज़ नहीं होता अपनी गलतियों को लेकर, तब तक वो चीज़ों को सुधार नहीं पाते। जैसे उसको होता है तो वो ज़रूर कोशिश करता है कि अब उसमें क्या क्या चीज़ें करेक्ट हो सकती हैं, उसको करेक्ट करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर भी पॉइंट सेम है। नो सूनर की बात करें तो नो सूनर को देखकर आपको ध्यान रखना है कि THEN देन नहीं आएगा, नो सूनर के साथ THAN देन आएगा, THAN देन। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? तो जहाँ पर भी आप नो सूनर देखें तो वहाँ पर THAN देन को लिखेंगे, और इसी देन के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन लगाएंगे सेकेंड, इसी के बेसिस पे आप आंसर ऑप्शन लगाएंगे सेकेंड। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? चलेगा, उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे। इतना क्लियर है सभी को? नेक्स्ट आते हैं बच्चों। नो सूनर डिड प्रिया गेट हर रिपोर्ट कार्ड व्हेन शी स्टार्टेड जंपिंग विद जॉय। सीजीएल प्री का क्वेश्चन है 18/8/2021 का। आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपने नो सूनर देखा तो नो सूनर के साथ हम कभी भी व्हेन का यूज़ नहीं करते। जैसे ही नो सूनर देखेंगे तो उसके साथ हम यूज़ करेंगे देन, और उसी देन के बेसिस पे हम लोग आंसर ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे बच्चों? फोर्थ। हम आंसर ऑप्शन कौन सा टिक करेंगे? फोर्थ। सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं, कुछ भी नहीं करना होता। नो सूनर देखो तो सीधा देन लगा दो आप बच्चे, नो सूनर को जब भी देखो तो आप बच्चे सीधा देन लगा दो। इतना क्लियर है? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। हार्डली एंड स्कार्सली शुड बी फॉलोड बाय व्हेन, बिफोर बट नॉट, देन एंड दैट। जैसे ही आप बच्चे हार्डली को देखें, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, हार्डली और स्कार्सली, किसी काम को आप बहुत मुश्किल से कर पाते हो, हार्डली स्कार्सली, बहुत ही मुश्किल से। तो इस पे भी एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे हार्डली और स्कार्सली देखो तो आप यूज़ करेंगे वहाँ पर व्हेन,
हार्डली एंड स्कार्सली के केस में एग्जाम में बहुत बार आता है THEN देन, THAN देन, या फिर दैट। तो आप बच्चों को ध्यान रखना है जहाँ पर भी हार्डली एंड स्कार्सली आता है वहाँ पर देन और दैट का यूज़ नहीं होता, हम हमेशा यूज़ करेंगे व्हेन। विद हार्डली एंड स्कार्सली हम व्हेन का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को? नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन देखिएगा। हार्डली डिड आई रीच द स्टेशन डैश द ट्रेन स्टार्टेड। हमने जैसे ही यहाँ पर हार्डली देखा बच्चों, तो हार्डली को देखकर आपको पहचान लेना है कि हम यूज़ करेंगे क्या, व्हेन। क्या यूज़ करेंगे, व्हेन। और व्हेन के बेसिस पे हमारा आंसर ऑप्शन क्या आ जाएगा, फोर्थ। हम कभी भी देन और बट का यूज़ नहीं करते, हम कभी भी देन और बट का यूज़ नहीं करते जब भी हम बात करेंगे हार्डली और स्कार्सली की। एग्जाम का क्वेश्चन देखेंगे। हार्डली हैड वी गेट इन बट द ट्रेन स्टार्टेड, बट द ट्रेन स्टार्टेड। आपको ध्यान रखना है, आपने जैसे ही हार्डली देखा, अब ये देखो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ये सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। बट क्वेश्चन चाहे स्पॉट द एरर हो, क्वेश्चन आपका फिलिंग द ब्लैंक्स हो, क्वेश्चन सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, रूल सेम यूज़ होगा, रूल में कोई चेंज नहीं आएगा, रूल आपका सेम यूज़ होगा, चाहे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट हो, चाहे फिलिंग द ब्लैंक्स हो, चाहे स्पॉट द एरर हो, रूल में कोई भी चेंज नहीं होगा। हमने यहाँ पर हार्डली देखा, हार्डली को देखकर आपको ध्यान रखना है हम कभी भी BUT बट का यूज़ नहीं करते, हार्डली के साथ हम यूज़ करते हैं व्हेन, हार्डली के साथ हम बच्चों क्या यूज़ करते हैं, व्हेन। दूसरा यहाँ पर व्हेन की बात करें तो व्हेन एक ही ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन फोर्थ, और हमारा आंसर ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे एक और एरर थी इसमें, हैड अपने साथ लेकर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म और गेट वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट, तो वो भी यहाँ पे क्या हो गई, करेक्ट हो गई, वो भी यहाँ पे हमारी क्या हो गई, करेक्ट हो गई। इतना क्लियर है सभी को? डाउट है किसी को यहाँ तक? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन इज यूज्ड आफ्टर प्रेपोजिशन। देखो बच्चों, जहाँ पर भी आपको प्रेपोजिशन मिले, पॉइंट सिंपल सा क्या है कि आफ्टर प्रेपोजिशन, आफ्टर प्रेपोजिशन, जहाँ पर भी आपको प्रेपोजिशंस मिले, आप बच्चे ध्यान रखेंगे जहाँ पर भी प्रेपोजिशन मिलती हैं आफ्टर प्रेपोजिशन वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, वी यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। प्रेपोजिशन के बाद हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते हैं, और प्रोनाउन हो या फिर नाउन, इन दोनों का ही ऑब्जेक्टिव केस। अब इसको देखो किस तरह से होगा। एक होता है बच्चों सब्जेक्टिव, और एक होता है ऑब्जेक्टिव। ही का हिम, शी का हर, दे का them, we का us, I का me, you का you, one का one, it का it। जहाँ पर भी आपको प्रेपोजिशन मिले तो आपको ध्यान रखना है उसके बाद आप इस केस को यूज़ करेंगे। ये केस है आपके प्रोनाउन का, आप उतारेंगे इसको, आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से लिखेंगे हर एक पॉइंट को।
अगर हम बात करें बच्चों नाउन की, तो नाउन का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सेम होता है। नाउन का सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव सेम होता है। नाउन के सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव में कोई डिफरेंस नहीं होता। नाउन का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सेम होता है, उसके सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कोई भी चेंज नहीं होता। रोहन सब्जेक्टिव भी है, रोहन ऑब्जेक्टिव भी है, स्नेहा सब्जेक्टिव भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, रीना सब्जेक्टिव भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। यानी कि नाउन के सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में कोई डिफरेंस नहीं होता। इसके सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों जो केस होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पॉइंट यही है, इसी पे क्वेश्चन है, आई डू नॉट डिपेंड ऑन डैश। अब आपको ध्यान रखना है, अगर मैं बात करूँ हिज की तो ये आपका पसेसिव है, और अगर मैं हिमसेल्फ की बात करूं तो ये आपका रिफ्लेक्सिव है। शी की बात करूं तो सब्जेक्टिव है, और हिम की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो ऑन है वो आपका प्रेपोजिशन है, ऑन प्रेपोजिशन है, एंड प्रेपोजिशंस के बाद हम हमेशा यूज़ करते हैं ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, और उसी के बेसिस पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसी के बेसिस पे आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इतना क्लियर है आप सभी को? चलिएगा, उतारेंगे इसे आप सभी बच्चे। बहुत ध्यान से लिखा करो हर एक पॉइंट को। नेक्स्ट आते हैं, देखिएगा, The investigation revealed that both of they had given false information to obtain these certificates. सीरियल प्री का क्वेश्चन है 12/4/2022 का। हमने यहाँ पर बच्चों क्या देखा? ऑफ। ऑफ का मतलब हो गया हमारा प्रेपोजिशन। ऑफ का मतलब क्या हो गया बच्चों? प्रेपोजिशन। आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आपने प्रेपोजिशन देखा, जैसे ही प्रेपोजिशन देखा तो यहाँ पर दे, यानी कि दे का मतलब सब्जेक्टिव, तो आप ध्यान रखेंगे प्रेपोजिशन के बाद हम कभी भी सब्जेक्टिव का यूज़ नहीं करेंगे। हमें किसका यूज़ करना है बच्चों? ऑब्जेक्टिव का। हमें किसका यूज़ करना है बच्चों? ऑब्जेक्टिव का। अब ऑब्जेक्टिव दे का जो होता है वो दैम, और दैम कितने ऑप्शन में दे रखा है? तो हमें 2 ऑप्शन में दे रखा है, एक तो सेकेंड ऑप्शन में और एक आपके 4th ऑप्शन में। बाकी 2 ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो सकते हैं। दे नहीं आ सकता, नो सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं क्योंकि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। दे नहीं आएगा इसलिए थर्ड नहीं होगा। अब पॉइंट है कि वहाँ बोथ ऑफ है और यहाँ पे क्या दे दिया? रिवील दैट देम। तो यहाँ पर इसके बेसिस पे ये खत्म, तो बचेगा कौन सा ऑप्शन? 4th बचेगा बच्चों। कौन सा ऑप्शन? 4th। इतना क्लियर हो गया? तो 4th इज द करेक्ट वन। सेम चीज़ आपके एग्जाम में पूछी गई है, सेम चीज़ आपके एग्जाम में पूछी गई है। आपको हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से समझना है, और ये मैराथन का पर्पस सिर्फ और सिर्फ यही था कि आप अच्छे से बिफोर एग्जाम चीज़ों को सीख ले, और इस बार आपको सीजीएल 2023 कैसे भी करके क्रैक करना ही है। एक अच्छे स्कोर के साथ रैंक आप भी ला सकते हैं। मैंने एक ईडियम फ्रेज कराया था, रैंक एंड फाइल, जिसमें मैंने आपसे कहा था और समझाते हुए कि रैंक आप में से ही स्टूडेंट्स लेकर आते हैं। इट मीन्स जिसका मतलब होता है कॉमन पर्सन या कॉमन मैन, यानी कि आप में से ही बच्चे रैंक लाने वाले बच्चे होते हैं। तो क्यों ना इस बार आप ही बन जाएं। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी चीज़ आपको एसएससी बुलेट पे सिखाई जा रही है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है, अच्छे से पढ़ो आप वो चीज़ों को, और प्रॉपर नोट्स बनाया करो। अगर नोट्स बनाते हो चीज़ों, हर चीज़ के प्रॉपर नोट्स बनाया करो, क्योंकि बेस्ट होता है अगर आपको चीज़ों को सही से करना है, बिकॉज हमें एक रिवीजन की भी ज़रूरत हमेशा पड़ती है। ठीक है, चलेगा, इससे नेक्स्ट चलें। नेक्स्ट देखेंगे बच्चों, नेक्स्ट रूल देखेंगे बच्चों, टू नेगेटिव
जो भी नेगेटिव होते हैं चाहे वो कैंसल ईच अदर, यानी कि जो भी दो नेगेटिव वर्ड्स होंगे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो कभी भी एक साथ यूज़ नहीं होते। दो नेगेटिव वर्ड्स को हम कभी भी एक साथ यूज़ नहीं करते, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। उसी के लिए लिखा हुआ है कि हैंस टू नेगेटिव शुड नॉट बी यूज्ड इन द सेम सेंटेंस अनलेस वी मेक एन अफर्मेशन। जब तक आप उस नेगेटिव को अफर्मेटिव में चेंज नहीं करते तब तक आप दो नेगेटिव वर्ड्स को एक साथ एक सेंटेंस में यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। देखो किस तरह से हमने बोला आई हैव नॉट गॉट नन, आई हैव नॉट गॉट नन, नॉट भी नेगेटिव है और नन भी नेगेटिव है। आप बच्चों को ध्यान रखना है, हम कभी भी दो नेगेटिव वर्ड्स को एक साथ यूज़ नहीं करते, तो हम यहाँ पर नॉट को देखकर हम नन को चेंज करेंगे पॉजिटिव यानी कि एनी में। जैसे नेवर दिया होता है तो आप एवर लगाते हैं पॉजिटिव में, एवर लगाते हैं पॉजिटिव में, नेवर दिया है तो एवर लगेगा, और नथिंग दिया है तो एनीथिंग लगेगा। उसी तरह से अगर नन दिया है तो आपको एनी का यूज़ करना है, नन दिया है तो आपको एनी का यूज़ करना है। इतना क्लियर है आप सभी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। एट प्रेजेंट मीन्स एट द प्रेजेंट टाइम। जब भी आप एट प्रेजेंट देखें तो उसका मतलब होता है कहीं ना कहीं आप प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उस प्रेजेंट टाइम की बात कर रहे हो। लेकिन जैसे ही प्रेजेंटली लिखा हो तो इसका मतलब होता है जो चीज़ आपकी बहुत कम समय में होने वाली है, दैट इज शॉर्टली, ठीक है। तो दीज शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड, इसको लेकर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे हम लिटिल और फ्यू वाला केस आता है ना, लिटिल इज यूज्ड फॉर काउंटेबल या अनकाउंटेबल, तो वहाँ पे बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। तो लिटिल का यूज़ हमेशा वहाँ होता है जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते, दैट इज़ अनकाउंटेबल। एंड फ्यू का यूज़ हमेशा वहाँ होता है जिन चीज़ों को आप 1 2 3 की फॉर्म में गिन सकते हो। तो सेम यहाँ पर भी आता है। जैसे ही एट प्रेजेंट देखें आप बच्चे, तो एट प्रेजेंट का मतलब होता है कहीं ना कहीं एट द प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंटली देखें तो उसका मतलब होता है जो चीज़ शॉर्टली होने वाली है, ठीक है। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। नथिंग मोर कैन बी डन प्रेजेंटली। अब यहाँ पर आपने देखा प्रेजेंटली, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुछ भी ऐसा नहीं है जो कुछ और होने वाला है, ठीक है। तो एक टाइम की बात हो रही है, तो उस केस में हम प्रेजेंटली की जगह क्या बोलेंगे? एट प्रेजेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट, एट प्रेजेंट बोलेंगे। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? नेक्स्ट आते उसने लिखा है कि ही विल कम बैक एट प्रेजेंट। तो हम बात कर रहे हैं अगेन, अभी हमने क्या देखा कि प्रेजेंटली का मतलब होता है शॉर्टली। तो यहाँ पर आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, हमने बात कर रहे हैं कि वो वापस आएगा, यानी कि बहुत जल्दी वापस आएगा, बहुत कम समय में वापस आएगा। तो कम समय के लिए हम एट प्रेजेंट की जगह क्या बोलेंगे? प्रेजेंटली बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रेजेंटली, यानी कि वो बहुत जल्दी ही वापस आएगा, बहुत कम समय में वापस आएगा, तो ही विल कम बैक प्रेजेंटली। नेक्स्ट आते हैं। हार्डली इज एन एडवर्ब विच मीन्स रेयरली। हार्डली, स्कार्सली, इन सब का मतलब होता है जो काम आपका बहुत मुश्किल से होगा या करना है, यानी कि एक ऐसा काम जो बहुत ही मुश्किल है करना। और वेयर इज हार्ड इज एन एडजेक्टिव विच मीन्स टफ। अब देखो, मैंने जैसे, अब इस पॉइंट को समझना, जैसे मैंने आपसे बोला कि एडजेक्टिव का मतलब होता है, सबसे पहला पॉइंट, एडजेक्टिव का मतलब होता है बच्चों जो भी आपके नाउन और प्रोनाउन इन दोनों को क्वालिफाई करता है। जो भी आपके नाउन और प्रोनाउन इन दोनों को क्वालिफाई करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं जो किसी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। ऐसे ही एक एडवर्ब आता है। एडवर्ब जो होता है ये आपके वर्ब
एडजेक्टिव और another adverb, another adverb को क्वालिफाई करता है, another adverb को क्वालिफाई करता है। इतना क्लियर हो गया? वर्ब एडजेक्टिव और another adverb को क्वालिफाई करता है। जब भी आप बच्चे एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो ये एडजेक्टिव एडवर्ब बनेगा। जब भी आप एडजेक्टिव में ly लगाते हैं तो ये एडजेक्टिव आपका एडवर्ब बनेगा। जैसे ही आपने एडजेक्टिव में ly लगाया तो ये एडजेक्टिव आपका एडवर्ब बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो हार्डली एडवर्ब है जिसका मतलब होता है रेयरली, कोई भी काम बहुत मुश्किल से हो रहा है, और हार्ड का मतलब होता है जो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा कैसी है, टफ है, डिफ़िकल्ट है, ठीक है, जो चीज़ बहुत ज़्यादा कठिन है। अब इसमें भी बहुत बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इट इज़ अ हार्डली जॉब। ये हार्ड क्या है? जॉब। जॉब मतलब नाउन, और जो नाउन के बारे में बताता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जो नाउन के बारे में बताता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। और हम इस एडजेक्टिव में ly यानी कि यहाँ पर हम नाउन को क्वालिफाई करने के लिए एडवर्ब का यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें यहाँ पर हार्डली में से ly हटाकर क्या लिखना होगा? हार्ड। इट इज़ अ हार्ड जॉब। ठीक है, ये जॉब कैसी है? ये कठिन जॉब है। ये कैसी जॉब है? कठिन जॉब है। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। एगो इज ऑलवेज यूज्ड विथ पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। सो इफ एगो इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, दैट सेंटेंस मस्ट बी इन द पास्ट एंड डेफिनेट। आपको ध्यान रखना है, जहां पर भी आपको एगो मिले, लॉन्ग एगो मिले, 2 years एगो मिले, 3 years एगो मिले, ये सब आपके पास्ट इंडेफिनिट को बताते हैं बच्चों। ये पास्ट इंडेफिनिट को बताते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में आपको ध्यान रखना है 2 चीज़ों को। अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है तो आप ध्यान रखेंगे, आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव है या सेंटेंस आपका इंटेरोगेटिव है तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, उस केस में आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट के बाद डिड। और जैसे ही डिड आएगा तो वहाँ पर डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। नेगेटिव है, अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के साथ हम डिड नॉट लिखेंगे, डिड नॉट लिखेंगे, और अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंटेरोगेटिव है तो डिड बिफोर सब्जेक्ट आ जाएगा एंड आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी विथ क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी आप इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम को देखेंगे, तो जहाँ पर भी आप इन एडवर्ब्स ऑफ टाइम को देखेंगे तो उस केस में आप यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, उतार लेंगे इसको आप सभी बच्चे। वहाँ पर आपको यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इतना क्लियर है आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? क्लियर हो गया? नेक्स्ट चले।
इतना क्लियर हो गया आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ही डैश अ मंथ एगो। जैसे ही आपने एगो देखा तो एगो का मतलब हुआ पास्ट इंडेफिनिट। एगो का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट के केस में आपको ध्यान रखना है कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कम की सेकेंड फॉर्म केम होती है बच्चों, कम फर्स्ट केम सेकेंड एंड कम अगेन थर्ड होती है। आप बच्चे हमेशा ध्यान रखेंगे, जैसे ही आपने एगो देखा तो एगो को देखकर आपको यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और पास्ट इंडेफिनिट में हम यूज़ करेंगे केम, और उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। उसी के बेसिस पे आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी, दैट इज केम इज द करेक्ट वन। इतना क्लियर है आप सभी को। नेक्स्ट आते हैं, शी हैज़ रिटर्न फ्रॉम दिल्ली अ मंथ एगो। अगेन एगो देखा, CHSL का क्वेश्चन है, सेम चीज़ CGL पूछेगा, सेम चीज़ CHSL पूछेगा। रूल्स में तो कोई डिफरेंस नहीं होता, जैसे हमने बहुत सारे रूल्स आज की क्लास में बच्चों देखे भी हैं। हमने जैसे ही अ मंथ एगो देखा, एगो का सीधा सीधा मतलब है पास्ट इंडेफिनिट से। अब यहाँ पर हैज़ आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, हैज़ आता है प्रेजेंट परफेक्ट में, और आपको ध्यान रखना है हम अगो के साथ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ नहीं करेंगे, हमें यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट। रिटर्न मतलब वापस, एंड रिटर्न की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो रिटर्न्ड होती है, और थर्ड फॉर्म जो होती है वो भी रिटर्न्ड होती है। और यहाँ पर अगो को देकर आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और आपका आंसर ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। आपका आंसर ऑप्शन आ जाएगा थर्ड। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? उतारेंगे हर एक पॉइंट को, हर एक पॉइंट को बहुत ध्यान से करना है आप सभी ने। नेक्स्ट आते हैं, द सेंटेंस विच स्टार्ट्स विथ सेल्डम, नेवर, हार्डली, रेयरली, स्कार्सली टेक्स एन इन्वर्जन स्ट्रक्चर। सीधा सीधा इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब लगता है, इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब्स, इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब्स। जब भी आप किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग सेल्डम से देखें बच्चों, नेवर से देखें, हार्डली से देखें, रेयरली से देखें, स्कार्सली से देखें, इन्वर्जन का मतलब होता है उस केस में आपको इन सब के साथ हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, इन सब वर्ड्स के साथ आपको ध्यान रखना है, पहले आप यूज़ करेंगे वर्ब को एंड आफ्टर दैट आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को। आफ्टर दैट आप यूज़ करेंगे सब्जेक्ट को। पहले आप वर्ब लिखेंगे और फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे। अब देखो सिंपल सा एक पॉइंट है, वो पॉइंट क्या है? सेल्डम आई हैड सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। हमने सेल्डम को जैसे ही बिफोर सब्जेक्ट देखा, तो बिफोर सब्जेक्ट जब भी सेल्डम को देखते हैं यानी कि सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो वहाँ लगेगा इन्वर्जन, वहाँ लगेगा बच्चों इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब्स, और इन्वर्जन ऑफ एडवर्ब्स में हमें यूज़ करना है वर्ब को बिफोर सब्जेक्ट। यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना दो वर्ब हैं, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरी मेन वर्ब। तो इन्वर्जन में सिर्फ हेल्पिंग का यूज़ बिफोर सब्जेक्ट होगा, सिर्फ हेल्पिंग का यूज़ बिफोर सब्जेक्ट होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का यूज़ बिफोर सब्जेक्ट होगा। हम मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ नहीं करेंगे, हम मेन वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज़ नहीं करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे? सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, सेल्डम हैड आई सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं।
एडजेक्टिव्स लाइक यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, complete, universal, entire, extreme, chief, full, square and round, which do not admit different degrees of comparison should not be compared. यानी कि इनसे पहले कभी भी आपका more और most का यूज़ नहीं होता. जब भी ये वर्ड्स मिलेंगे हम नहीं बोलते कभी भी मोस्ट यूनिक. यूनिक अपने आप में यूनिक है, वहाँ पर हम कभी भी मोस्ट का यूज़ नहीं करते. उसी के लिए पॉइंट लिखा हुआ है कि इनको ज़रूरत नहीं होती है, ये स्वीकार नहीं करते हैं किसी अदर कंपैरिजन के लिए. अदर डिग्री को यूज़ नहीं किया जाता इन वर्ड्स के साथ. जब भी यूनिक मिले, आइडियल मिले, यूनिवर्सल मिले, परफेक्ट मिले, चीफ मिले, इन सब के साथ देखो इट इज़ अ मोस्ट यूनिक थिंग. यूनिक अपने आप में यूनिक है, ठीक है. तो यूनिक से पहले हम कभी भी मोस्ट का यूज़ नहीं करते. हम यूनिक से पहले कभी भी मोस्ट का यूज़ नहीं करते, ठीक है. नेक्स्ट आते हैं. ऑल द एडजेक्टिव्स विच रेफर टू द सेम नाउन शुड बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपैरिजन. आपको ध्यान रखना है वो सब एडजेक्टिव्स जो कहीं ना कहीं सेम नाउन के बारे में बता रहे हैं, सेम नाउन के बारे में बता रहे हैं, तो वो सारे के सारे सेम डिग्री में यूज़ किए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि एक पॉजिटिव जा रहा है और दूसरा सुपरलेटिव जा रहा है. 3 तरह की डिग्री होती है. एक होती है पॉजिटिव डिग्री, एक होती है कंपैरेटिव डिग्री, और एक होती है सुपरलेटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री किसी सिंगल पर्सन की क्वालिटी को बताने के लिए यूज़ होती है. कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है फॉर कंपैरिजन, लेकिन 2 लोगों के बीच में कंपैरिजन के लिए. एंड सुपरलेटिव डिग्री इज़ द हाईएस्ट डिग्री जिसका यूज़ होता है जब भी आप 2 से ज़्यादा के बीच में कंपैरिजन की बात करते हैं, तो वहाँ यूज़ करते हैं आप सुपरलेटिव डिग्री की, ठीक है. जो एक ग्रुप के लिए भी यूज़ होती है, जो एक ग्रुप के लिए भी यूज़ होती है, 3 तरह से बनाई जाती है. एक वो जिसमें इनकी फॉर्म बदल जाए, गुड से बेटर और बेस्ट. और एक वो जिसमें हम फॉर्म नहीं बदल सकते, तो हम कंपैरेटिव में ऐड करते हैं ER और R, वाई से वाइजर, और सुपरलेटिव में यूज़ करते हैं EST और ST, EST और ST. वाइजर से वाइजेस्ट, वाइजर से वाइजेस्ट. और एक वो फॉर्म जिनमें हम ER भी नहीं लगा सकते, तो वहाँ पर हमें कंपैरेटिव में ऐड करना होता है मोर, यानी कि मोर ऑनेस्ट. और सुपरलेटिव में ऐड करते हैं हम मोस्ट, यानी कि मोस्ट ऑनेस्ट, मोस्ट ऑनेस्ट. ये 3 केसेस होते हैं डिग्री के, ये 3 केसेस होते हैं डिग्रियों के, ठीक है. ये 3 तरह से बनाई जाती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव. इसी के लिए बोला जा रहा है कि जब भी आप एक ही पर्सन की सारी क्वालिटीज़ की बात करेंगे तो वो सेम डिग्री में यूज़ होंगी, या तो वो कंपैरेटिव या फिर वो सुपरलेटिव. ऐसा नहीं है कंपैरेटिव जा रही है दूसरी सुपरलेटिव जा रही है, ठीक है. देखो, ही इज़ द वाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस. अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ही की, ठीक है. वाइजेस्ट एंड ऑनेस्ट इन दोनों एडजेक्टिव्स का, क्योंकि दोनों क्वालिटीज़ हैं ही की, इनका यूज़ कर रहे हैं हम ही के लिए. तो यानी कि दोनों क्वालिटीज़ ही के बारे में बता रही हैं. तो अब पॉइंट क्या आता है कि ऑनेस्ट जो है ये आपकी पॉजिटिव डिग्री है, पॉजिटिव डिग्री है, और वाइजेस्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री है. जब हम सेम पर्सन की बात कर रहे हैं, तो जब हम सेम पर्सन की बात कर रहे हैं तो दोनों को हमें सेम डिग्री में लिखना पड़ेगा, दोनों को सेम डिग्री में लिखना पड़ेगा जब सेम पर्सन की बात हो रही है. तो अब आपको ध्यान रखना है यहाँ पर
अब आपको ध्यान रखना है एक पॉइंट को कि यहाँ पर हम सुपरलेटिव या पॉजिटिव, अब इन द ऑफिस की बात हो रही है। ऑफिस में एक दो तो वर्कर होंगे नहीं, डेफिनेटली 2 से ज़्यादा होंगे। तो जब हम 2 से ज़्यादा की बात करेंगे, ठीक है, तो उस केस में आपको ध्यान रखना है सुपरलेटिव आएगी। तो सुपरलेटिव में वाइजेस्ट होता है, लेकिन ऑनेस्ट में हम EST नहीं लगा सकते, और जिनमें हम EST नहीं लगा सकते उसमें क्या लगाते हैं, मोस्ट। तो क्या होगा, ही इज़ द वाइजेस्ट एंड मोस्ट ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? क्लियर हो गया सभी को पॉइंट? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को पॉइंट? नेक्स्ट की बात करें बच्चों, फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंट एंड फर्दर एडिशनल। एक होता है फार, दूरी, और दूरी से ये फार्दर बना है। फार्दर का यूज़ होता है डिस्टेंस के लिए, मोर डिस्टेंस के लिए, जब अति दूरी की बात की जाती है। और फर्दर, फर्दर का यूज़ होता है जब भी आप एक्स्ट्रा एंड एडिशनल की बात करें। एक्स्ट्रा एंड एडिशनल की बात करें तो आप फर्दर का यूज़ करेंगे। आप फर्दर का यूज़ करेंगे जब भी आप एक्स्ट्रा और एडिशनल की बात करते हैं। इतना क्लियर हो गया आप सभी बच्चों को? अब देखो बच्चों, पॉइंट क्या आता है, ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट। फर्दर आएगा, फार्दर नहीं आएगा। इम्प्रूवमेंट यानी कि उसको और भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। यहाँ दूरी की बात नहीं है, हम डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, फर्दर। हमें क्या लिखना पड़ेगा, फर्दर। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर इम्प्रूवमेंट। उसने मुझे फोर्स किया और इम्प्रूवमेंट के लिए, ठीक है, कि कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। जब हमें कुछ कर सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं तो हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर, जैसे मैं आपसे बोलती हूँ हमेशा कि आप बच्चे रैंक ला सकते हैं, आप भी रैंक ला सकते हो। उसके लिए थोड़ा सा ही तो आपको हार्डवर्क प्लस स्मार्ट वर्क करना है। सिर्फ हार्डवर्क से सिलेक्शन नहीं आएगा, उसके साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको चीज़ों के अंदर थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करना पड़ेगा। एक है मुझे क्वेश्चन आता है मैं सॉल्व कर सकता हूँ, और एक है मैं उसको सेकंड्स में सॉल्व कर सकता हूँ। तो ये क्या है, हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क है कि सेकंड्स में किस तरह से, जैसे मैंने आपको पैराजंबल की मैंने बहुत सारी क्लासेस SSC बुलेट पे ली हैं, जिसमें मैंने आपको ट्रिक समझाई है कि आप किस तरह से जो आप 5 से 10 मिनट में क्वेश्चन करते थे अपने टाइम पर बिना किसी क्लासेस लिए, उसी क्वेश्चन को आप चाहते हो कि सेकंड्स में करूं, तो वो जो मिनट्स का सेकंड में जो गेम है वो कैसे होगा, वो सिर्फ एलिमिनेशन से होगा। तो वहाँ हार्ड वर्क नहीं, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ तो अपने आप चीज़ें होना शुरू हो जाएंगी। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। To express quantity and degree, some is used in affirmative sentence and any in negative or interrogative। अगर आप चाहते हैं कि क्वांटिटी को दिखाना, क्वांटिटी का मतलब होता है सीधा सीधा अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन में जब भी हम बात करते हैं अनकाउंटेबल नाउन की, तो क्वांटिटी के लिए हम सम का भी यूज़ करते हैं और एनी का भी। बस एनी तब आएगा जब सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो या फिर नेगेटिव हो। सम कब आएगा, जब आपका सेंटेंस अफर्मेटिव होगा। अगर अफर्मेटिव है क्वांटिटी में तो आपका फिर सम आएगा, और सेंटेंस नेगेटिव या इंटरोगेटिव है तो एनी आएगा। इतना क्लियर है आप सभी को? देखिएगा, हैव यू बॉट सम मैंगोज। जैसे ही आपने हेल्पिंग वर्ब को बिफोर सब्जेक्ट देखा और एट द एंड आपने क्वेश्चन मार्क को देखा, एट द एंड आपने क्वेश्चन मार्क को देखा, तो ये क्लियर है कि सेंटेंस हमारा इंटेरोगेटिव है। और अभी हमने क्या सीखा, जब भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा
या फिर नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो वहाँ पर हम सम का यूज़ नहीं करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एनी का। किसका यूज़ करेंगे? एनी का। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? हम किसका यूज़ करेंगे बच्चों? एनी का। यहाँ तक डाउट है किसी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? चलेगा, नेक्स्ट आते हैं। इन कंपेयरिंग two things, the comparative should be used, the superlative should not be used। वही जो केस अभी मैंने आपको बताया कि कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है, कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होता है जब भी आप दो के बीच में कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन, कंपैरिजन बिटवीन टू पर्सन, बिटवीन टू पर्सन्स और थिंग्स। दो लोगों के बीच में कंपैरिजन है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है, तो आप यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री को। आप यूज़ करेंगे कंपैरेटिव डिग्री को अगर कंपैरिजन दो के बीच में है, अगर कंपैरिजन दो के बीच में, तो वहाँ पर आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर है सभी को? वहाँ हम सुपरलेटिव का यूज़ नहीं करते, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ होता है जब भी कंपैरिजन दो से ज़्यादा के बीच में होगा, जब भी कंपैरिजन दो से ज़्यादा के बीच में होगा, वहाँ हम सुपरलेटिव का यूज़ करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री एक हाईएस्ट डिग्री होती है जिसका यूज़ हम दो से ज़्यादा के लिए करते हैं, प्लस जिसका यूज़ हम एक ग्रुप के लिए करते हैं। जहाँ एक ग्रुप की बात होती है वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू? हमने दो की बात करी, तो दो के लिए बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है, और उसी का जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो है आपका बेटर। तो जहाँ दो की बात होगी वहाँ हम कंपैरेटिव का यूज़ करेंगे, वहाँ हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। दो के लिए हम हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? तो विच इज़ द बेस्ट ऑफ द टू, तो विच इज़ द बेटर ऑफ द टू। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके एसएससी एग्जाम में, उतार लेंगे इसको आप सभी बच्चे, हर एक पॉइंट को लिखते चलेंगे बहुत ध्यान से। नेक्स्ट देखिएगा, डबल कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज्ड। ऐसा कभी नहीं होता कि हमने वाइजर भी लिख दिया, वाई से वाइजर ऑलरेडी कंपैरेटिव है, और हमने उससे पहले मोर भी लगा दिया तो ये भी कंपैरेटिव हो गया। ऐसा कभी नहीं होगा हमने मोस्ट भी लिख दिया और वाइजेस्ट भी लिख दिया। वाइजेस्ट सुपरलेटिव है, वाइजेस्ट सुपरलेटिव है, और मोस्ट भी सुपरलेटिव है। तो यानी कि दो दो कंपैरेटिव, दो दो सुपरलेटिव का यूज़ हम कभी भी एक साथ एक सेंटेंस में नहीं करते। इस पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं आपके एसएससी सीजीएल में, सीपीओ में, स्टानो में बहुत क्वेश्चंस आते हैं डबल कंपैरेटिव को लेकर, कि मोर भी आ रहा है, वाइजर भी आ रहा है, मोर भी आ रहा है, बेटर भी आ रहा है, ठीक है, मोर भी आ रहा है, ब्रेवर भी आ रहा है। यानी कि दो दो कंपैरेटिव, दो दो सुपरलेटिव को हम एक साथ एक सेंटेंस में कभी भी यूज नहीं करते। ही इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। अब देखो, आप बच्चे के माइंड में डाउट ज़रूर आएगा कि हम यहाँ पर ऐसा भी तो है, हम मोस्ट लगा दें, क्लेवरेस्ट को हटा दें। अब देखो, मैं आपको दो चीज़ें समझा देती हूँ। एक होता है बच्चों आपका ग्रेडेबल एडजेक्टिव, एक होता है आपका ग्रेडेबल एडजेक्टिव, और एक होता है आपका नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, आप बच्चों को ध्यान रखना है, ग्रेडेबल एडजेक्टिव उन एडजेक्टिव को बोलते हैं जिनमें हम
ऐड करते हैं ई आर, आर, ई एस टी और एस टी, वो ग्रेडेबल होते हैं। और जिनका ग्रेडेबल नहीं बन सकता, यानी कि जिनमें हम ई आर नहीं लगा सकते, वो होते हैं हमारे नॉन ग्रेडेबल। नहीं लगा सकते तो क्या लगाएंगे, कंपैरेटिव में मोर, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट, सुपरलेटिव में मोस्ट, कंपैरेटिव में मोर और सुपरलेटिव में मोस्ट, यही होगा। कंपैरेटिव में क्या लगेगा, मोर, सुपरलेटिव में क्या लगेगा, मोस्ट। अब देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, हम नॉन ग्रेडेबल तभी बनाएंगे जिसका ग्रेडेबल नहीं बन सकता, लेकिन जिसका ग्रेडेबल बन सकता है हम उसका नॉन ग्रेडेबल नहीं बनाते। क्लेवर में ई एस टी लग सकता है, यानी कि क्लेवरेस्ट जो है वो आपका ग्रेडेबल है, तो अगर ग्रेडेबल है तो फिर हम इसका नॉन ग्रेडेबल नहीं बनाएंगे। तो इसीलिए हम इसमें से मोस्ट हटाएंगे, हम क्लेवरेस्ट में से ई एस टी को नहीं हटाएंगे, ठीक है। सेम नीचे है, सेम नीचे कैसे, हमें मोर भी दे दिया और वाइजर ऑलरेडी कंपैरेटिव है, कैसा ग्रेडेबल एडजेक्टिव है, तो जब ग्रेडेबल है तो फिर नॉन ग्रेडेबल नहीं बनेगा, हम वाइजर लिखेंगे, हम मोर का यूज नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया। तो ही इज मोर वाइजर देन हिज ब्रदर की जगह होगा ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर, ही इज वाइजर देन हिज ब्रदर। इतना क्लियर हो गया आप सभी को, डाउट है यहाँ तक किसी को, क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, द कंपैरेटिव एडजेक्टिव सुपीरियर, इंफीरियर, senior, junior, prior, anterior, posterior, prefer, etc. should not be followed by to, should be followed by to instead of than। सीधा सा क्वेश्चन आता है, junior than, prefer than। आपको ध्यान रखना है, जैसे ही आप इन वर्ड्स को देखोगे तो आप सीधा सीधा दैन की जगह टू लगाओगे। इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं, एनडीए में बहुत आते हैं, सीडीएस में बहुत आते हैं, एसएससी में बहुत आते हैं। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, इनके साथ हम टी और टू का यूज करते हैं। देखिएगा, ही इज सीनियर देन मी, जैसे आपने सीनियर वर्ड को देखा तो आपको ध्यान रखना है वहां देन नहीं टू लगेगा, वहां पर देन नहीं टू लगेगा। सीनियर के साथ हम हमेशा टू का यूज करते हैं, देन का यूज नहीं करते। इतना क्लियर हो गया आप सभी को। तो जैसे सीनियर देखोगे तो देन की जगह क्या आएगा, टू, देन की जगह क्या आएगा बच्चों, टू। लिख लो, इसको उतार लेंगे ध्यान से। नेक्स्ट आते हैं, when cardinal and ordinal are used together, ordinal precede the cardinal। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको नहीं पता होगा ये कार्डिनल ऑर्डिनल क्या है। एक होते हैं बच्चों ऑर्डिनल और एक होते कार्डिनल। एक ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स और एक कार्डिनल एडजेक्टिव्स। आप बच्चों ने पढ़ा होगा रोमन नंबर्स, एक ऐसे लिखे जाते हैं रोमन नंबर्स और एक आपके न्यूमेरल नंबर्स होते हैं। इसको बोलते हैं हमारा फर्स्ट, इसको बोलते हैं सेकंड, इसको बोलते हैं थर्ड और ये होते हैं 1 2 3। इसी में लास्ट भी आता है। पॉइंट आता है कि आप जैसे मैच देखते हो उसमें बोलता है ना फर्स्ट 2 प्लेयर्स बोलता है, यानी कि पॉइंट क्या आता है कि अगर ये आपको एक साथ दिए गए होंगे,
ठीक है, व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स कम टुगेदर इन अ सेंटेंस, इन दैट केस व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ दीज एडजेक्टिव्स। क्वेश्चन बनता है इस पर कि अगर आपको ये एक साथ दिए गए होंगे तो उस केस में इनका सीक्वेंस क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है वहाँ सीक्वेंस होता है O प्लस सी, O प्लस सी। उस केस में जो सीक्वेंस रहता है वो O प्लस सी का रहता है। पहले आप यूज़ करेंगे ऑर्डिनल को, पहले यूज़ करेंगे ऑर्डिनल को और फिर यूज़ करेंगे कार्डिनल को। पहले आप ऑर्डिनल को यूज़ करेंगे और फिर यूज़ करेंगे आप कार्डिनल को। इस पॉइंट को ध्यान से समझ लेना, पहले ऑर्डिनल और फिर आपका कार्डिनल। इतना क्लियर है? इसको उतार लेना आप सभी बच्चे। हम हमेशा जो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, द टू फर्स्ट प्लेयर्स बोलते हैं या फिर द फर्स्ट टू बोलते हैं, फर्स्ट टू प्लेयर्स। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे यहाँ पर टू जो है ये कार्डिनल है और फर्स्ट आपका ऑर्डिनल है। तो जैसे ही आप कार्डिनल ऑर्डिनल को एक साथ किसी भी सेंटेंस में देखेंगे तो आप यहाँ पर सीक्वेंस जो लिखेंगे वो फर्स्ट टू का यूज़ करेंगे, ऑर्डिनल प्लस कार्डिनल, O प्लस सी। दैट इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। O प्लस सी इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। पहले ऑर्डिनल और फिर कार्डिनल। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट आते हैं। इसी चीज़ को क्वेश्चंस में दे रखा है, द 4 फर्स्ट बॉयज विल बी गिवन द चांस। तो 4 मतलब हमारा कार्डिनल और फर्स्ट मतलब हमारा ऑर्डिनल। तो बस सीक्वेंस तुरंत बदल के क्या हो जाएगा, फर्स्ट 4 बॉयज हो जाएगा, फर्स्ट 4 बॉयज हो जाएगा। द फर्स्ट 4 बॉयज विल बी गिवन द चांस। इतना क्लियर है? उतारेंगे इसको आप सभी बच्चे, बहुत ध्यान से लिखेंगे। The present perfect tense is not used with the adverbs of past time like yesterday in 1990। जब भी आप yesterday देखो, in 1990 देखो, in 1940 देखो, in 1950 देखो, तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पर past indefinite tense यूज़ होगा। हमने अभी पढ़ा था आज ही एक गोल्डन रूल, ago, long ago। तो ऐसे ही yesterday हो, इन 1990 हो, तो उस केस में आप हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे आपने बोला आई हैव पास्ड, ठीक है, यस्टरडे, ठीक है, यस्टरडे देखा तो हैव का यूज़ नहीं होगा, आई पास्ड यस्टरडे, I passed yesterday। अब this examination लिख लो, I passed this course लिख लो, I have passed this examination yesterday। I have seen this movie yesterday लिख लो, I have seen this movie yesterday लिखो, yesterday। तो जैसे ही yesterday लिखा तो have हटेगा और पास्ट इंडेफिनिट में मैंने आज ही स्ट्रक्चर सिखाया आपको। अफॉर्मेटिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, सी की सेकेंड फॉर्म सॉ और थर्ड फॉर्म सीन। तो यहाँ पर आप सीन की जगह सॉ लिखेंगे, सीन की जगह सॉ लिखेंगे।
इतना क्लियर हो गया। यस्टरडे को देखकर आप सीन की जगह क्या लिखेंगे, सॉ। इतना क्लियर है आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट देखें बच्चों। सेम चीज़ है, आई हैव बॉट अ साइकिल यस्टरडे। यस्टरडे देखा तो क्लियर है, यस्टरडे मतलब पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हम हैव का यूज़ नहीं करेंगे। बाय मतलब होता है किसी चीज़ को खरीदना, और खरीदने की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है बॉट। सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म होती है बॉट। सेकेंड फॉर्म भी बॉट और थर्ड फॉर्म भी बॉट। तो आप बच्चे ध्यान रखेंगे, आप हैव को हटाकर सीधा सीधा बॉट का यूज़ करेंगे। आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे। आई बॉट अ साइकिल यस्टरडे। इतना क्लियर हो गया आप सभी को? डाउट है यहाँ तक किसी को? नेक्स्ट आते हैं, पास्ट परफेक्ट टेंस इज यूज टू रिप्रेजेंट द अर्लियर ऑफ टू एक्शंस। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का जो यूज़ होता है वो हम वहाँ करते हैं जहाँ कहीं ना हमें रिप्रेजेंट करना होता है पहले दो एक्शंस को, ठीक है? यानी कि एक के बाद एक हम यूज़ करते हैं। इस केस में दो कंप्लीटेड एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है, बट आपको ध्यान रखना है जो भी फर्स्ट कंप्लीटेड होगा, जो भी फर्स्ट कंप्लीटेड एक्शन होगा वो आपका यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। वो यूज़ होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में। और जो भी आपका सेकेंड कंप्लीटेड होगा, जो भी आपका सेकेंड कंप्लीटेड एक्शन होगा वो आपका यूज़ होगा पास्ट इंडेफिनिट में। जो भी सेकेंड कंप्लीटेड होगा वो आपका यूज़ होगा पास्ट इंडेफिनिट में। अगर मैं बात करूँ बच्चों पास्ट परफेक्ट की, तो आपको ध्यान रखना है पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ यूज़ होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ यूज़ होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और पास्ट इंडेफिनिट की बात हो तो वहाँ पर अफॉर्मेटिव है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म अफॉर्मेटिव में, और डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर इंटेरोगेटिव, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वहाँ यूज़ करते हैं डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर सेंटेंस आपका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव है। यही पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन ऑलरेडी लेफ्ट। दो काम हुए हैं, एक तो पहुँचने का रीच्ड और एक ट्रेन के निकलने का लेफ्ट। अब दोनों एक्शन तो एक साथ नहीं हुए होंगे ना बच्चों, दोनों एक्शन तो एक साथ नहीं हुए होंगे, डेफिनेटली एक के बाद एक होगा। तो पहले जो एक्शन है, जो पहला एक्शन होगा वो किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है जो भी पहला कंप्लीटेड एक्शन है वो जाएगा आपके पास्ट परफेक्ट में। तो पहले ट्रेन निकली और तब वो वहाँ पर पहुँचा, पहले ट्रेन निकली तब वो वहाँ पर पहुँचा, तो यानी कि ट्रेन जो निकल गई वो पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। लीव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और लीव की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। लीव की सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर हम लेफ्ट और दूसरा ऑलरेडी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है, दूसरा ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट है जो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इतना क्लियर हो गया? आई होप आप सभी बच्चों को गोल्डन रूल क्लियर हो गए होंगे, ठीक है?
सो इसके साथ ये मैराथन क्लास अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। और भी कुछ मैं आपको एक और मैराथन दूंगी गोल्डन रूल्स की आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, सीजीएल 2023 के लिए, तो वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट डे फिर एक मैराथन लेकर आएंगे, ठीक है, आपके लिए गोल्डन रूल की। और बिल्कुल भी वरीड नहीं हो, आपको हर चीज़ कराई जाएगी और मॉक्स ज़रूर लगाओ। बाकी हर क्लास की जो पीडीएफ्स है वो आप टेलीग्राम एसएससी बुलेट के टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से ले सकते हो। और रेगुलर क्लासेस चलती हैं, मॉक की क्लास चलती है 4:15 पे, तो रेगुलर लाइव क्लास अटेंड करो आप सभी बच्चे। और मैराथन जब तक मिल रही है हमको, मैराथन्स को भी लो। और हर रूल्स की, जैसे आप बच्चे मुझे मैसेज करते रहते हो कि हम नोट्स बना रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है अगर आप बच्चे नोट्स बना रहे हो, ठीक है। तो अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रॉपर तरीके से तैयारी करो। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर दिस सेशन, बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।